हेलो साथियों, नमस्कार। टेक्निकल एकेडमी प्रयागराज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पॉलीटेक्निक थ्योरी क्लास में थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज लेक्चर 5वां है। मशीन में सबसे पहले हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल में आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको बताया गया। अब यहाँ पर आपको फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है, कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है Fe2O3, समझ में आया। तो अगर Fe2O3 में आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड, Fe2O3 में आयरन कंपाउंड Fe को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। Fe को हटा करके उसके स्थान पर Mn को रख दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, Mn2O3, ये हमारा क्या बन जाएगा, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। समझ में आया। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन कंपाउंड को Mn के द्वारा क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो वो हमारा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, बन जाता है। आप कह सकते हैं कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन कंपाउंड को मैग्नीज के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो यह फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। यह फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, बन जाता है। जैसे Fe2O3 था तो इसके स्थान पे Mn2O3 हो जाए। तो ये आपका क्या है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये आपका क्या है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। अब उसके बाद क्या है कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, Mn2O3 है, तो अगर इसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अगर इसे मैग्नेटाइज करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स के द्वारा, तो इसमें डाइपोल जो है एक दूसरे के अपोजिट क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। इसमें डाइपोल जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। लेकिन बात है कि इसमें कुछ डाइपोल लंबे होते हैं, कुछ डाइपोल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो अपोजिट होने का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक लंबा है, एक क्या है, छोटा है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन भी डेवलप होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होगी, वो भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या होगा, डेवलप होगा, क्योंकि एक लंबा है और एक क्या है, छोटा है। देखिए, जब दो मैग्नेटिक डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ में आया। लेकिन बात है कि एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है, तो बड़े का मैग्नेटिक पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये भी क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। इसमें जो डाइपोल्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रहती है। अर्थात मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। देखिए, अगर
सबकी लंबाई आपस में क्या होती, बराबर होती। अगर सबकी लंबाई आपस में बराबर होती तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाता, जीरो हो जाता। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपका क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो इसके अंदर बी का मान भी क्या हो जाता, जीरो हो जाता। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप होती उसका मान क्या होता, जीरो होता। तो इसी डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिज्म का गुण क्या होगा, डेवलप होगा। समझ में आया। लेकिन अब बात यह है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से क्या होती है, कम होती है। अगर इसकी परमेबिलिटी की बात की जाए, कि क्या बात किया जाए, परमेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकशीलता हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया गया कि परमेबिलिटी किसी मटेरियल का एक ऐसा गुण है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है नहीं रहेगा, इसका होना क्या है, जरूरी है। तो परमेबिलिटी यहाँ पर क्या होगा आपका, परमेबिलिटी फेरो, अगर फेरो की बात करें तो फेरो की परमेबिलिटी क्या होती है, फेरी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे Mn2O3 यहाँ पर क्या है, या Fe2O3 है। तो इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे R बराबर होता है रेजिस्टिविटी L बाई क्या होता है, A होता है। ये क्या है, रेजिस्टिविटी होती है। समझ में आया। तो रेजिस्टिविटी, अब यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जबकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के फायदे भी होंगे, वो आगे आपको हम बता रहे हैं अभी। तो ये है हमारा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है। इसमें जो डाईपोल होते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में जो डाईपोल होते हैं, एक दूसरे मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में आप लिख सकते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में डाईपोल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जीरो नहीं होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जीरो नहीं होती है। इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटाइजिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिज्म सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। और क्या है, अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है हमारा,
ये मैग्नेटिक मटेरियल जब इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में क्या होता है, आकर्षित होता है। यह मटेरियल भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अट्रैक्ट होता है, की दिशा में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब इसके बारे में तो आपको बता दें कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और परमिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। समझ में आया। अब ये जो हमारा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है इसका यूज लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, लो पावर कैसे होगा। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कर रहे हैं तो लो पावर कैसे होगा। हमको पता है कि जो हमारा ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसका म्यू क्या होता है, कम होता है। म्यू मतलब परमिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब परमिबिलिटी कम होगी तो आपका रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखिए, यस बराबर होता है 1/μ इंटू यल बाई क्या होता है, ए होता है। ये क्या है, मैग्नेटिक सर्किट का लेंथ है। ये यल क्या है, मैग्नेटिक सर्किट का लेंथ है। ये क्या है, एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है। और ये क्या है, परमिबिलिटी है। तो अगर परमिबिलिटी बढ़ेगी तो यस क्या होगा, कम होगा। और यस बराबर आप पढ़े हैं यम एफ अपान क्या है, फाई है। समझ में आया, यम एफ अपान क्या है, फाई है। तो यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से देखिए, एक होता है आर बराबर 1 कंडक्टिविटी इंटू यल बाई क्या होता है, ये होता है। और एक होता है आर बराबर आपका ईएमएफ बटे क्या होता है, आई होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होती है उसी प्रकार किसी मैग्नेटिक सर्किट में परमिबिलिटी होती है। समझ में आया। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। इसे क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। इसे क्या बोला जाता है, रिलक्टेंस। और इसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये कंडक्टर का लेंथ है और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ये किसका एरिया है, ये जो है मैग्नेटिक सर्किट मतलब जो कोर होगा उसकी लेंथ है। और कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये उसका एरिया है। समझ में आया। उसी प्रकार ये ईएमएफ है, उसी प्रकार ये एमएमएफ है। ईएमएफ करंट को फ्लो कराता है, एमएमएफ किसको फ्लो कराता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराता है। यहाँ पर रिलक्टेंस जो है अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाती है, तो उसी प्रकार रिलक्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एयर में मैग्नेटिक फ्लक्स कम डेवलप होंगे और एक मैग्नेटिक कोर जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा डेवलप होंगे। क्यों डेवलप होंगे, क्योंकि एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा है और क्या कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। तो अगर परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी तो रिलक्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। परमेबिलिटी अगर कम है तो रिलक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिलक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम होगा। किसका मान कम होगा, वोल्टेज का मान आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज का मान आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो P बराबर V इंटू आई। तो करंट हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट पावर। अब ध्यान से देखिए, जब करंट कांस्टेंट रहेगी तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो पावर भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए लो पावर बोला गया है। क्या बोला गया है, लो पावर। जब ये फेराइट कोर, जब ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, तो ये लो पावर के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है।
लो पावर के ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। समझ में आया? जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, हाई होती है। अब देखिए एक चीज़ है, फ्रीक्वेंसी हाई होने से होता क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई होने से ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है ना वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? एक फार्मूला होता है E बराबर 4.44 मैक्स एफ इंटू क्या हो जाएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, एफ फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्स फ्लक्स, ई क्या है, कंडक्टर में प्रोड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज है। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ई बराबर आपको पता है कि फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है। समझ में आया? फाई बराबर आपका बी इंटू ए होता है, तो फाई एम बराबर हो जाएगा बी एम इंटू आपका ए एन हो जाएगा। ए एन मतलब नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, ए एम मतलब नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। कोर मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर में कोर यूज किया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर में आपको फिर बताई जाएंगी, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा यहाँ पे लिखवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस केवल आपको ऊपर ऊपर समझा रहे हैं। ठीक है? अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आने वाले टॉपिक में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर डिस्कशन की जाएंगी अगले टॉपिक में, जब मशीन चालू होगा तो उस समय, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या की जाएंगी, यूज की जाएंगी। तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, वहाँ पर बढ़िया तरीके से हम आपको लिखा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसी चीज़ को यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो ई बराबर आपका 4.44 आपका बी एम इंटू क्या हो जाएगा, ए एन इंटू एफ इंटू क्या आ जाएगा, एन। तो किसी भी ट्रांसफार्मर का नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट ही रहता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। समझ में आया? तो प्रोड्यूस वोल्टेज में हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, ए एन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। ए एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो कोर का साइज क्या होगा, घटेगा, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घटेगा। तो बताइए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो और ए एन क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब अगर एरिया घट रहा है तो साइज क्या होगी, कम होगी। तो साइज हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लो पावर का मतलब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी परमिबिलिटी कम होती है। तो परमिबिलिटी कम होगी तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, फ्लक्स कम होगा, वोल्टेज कम होगा, तो पावर कम होगा। ये तो समझ में आ गया। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी हम हाई रख रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज हम क्या रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज हम क्या रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। उसके लिए हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है? इस फार्मूले से आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा जब आपको ट्रांसफार्मर क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अब बात ये आती है कि एक इसमें लॉसेज होता है, एक ईडी करंट लॉस होता है। क्या होता है, ईडी करंट लॉस, EDD करंट लॉस। अब ये जो लॉसेज होता है ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो ईडी करंट लॉस का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये लॉस मेंटेन हो जाता है इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ईडी करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर ईडी करंट बढ़ रहा है तो आपको पता है कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। तो जब रेजिस्टिविटी हाई होगा तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा तो ईडी करंट क्या होगी, ईडी करंट आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आया? ईडी करंट आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। जब रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, हाई होगा। तो करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन सी करंट होगी, ईडी करंट कम होगी। ईडी करंट आपकी कम हो जाएगी तो ईडी के कारण जो है, ईडी करंट के कारण जो पावर लॉस होगा वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, अगर म्यू का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का म्यू क्या होता है, कम होता है।
तो यस इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फाई इसका क्या होगा, कम होगा, तो वोल्टेज इसका क्या होगा, कम होगा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, अगर वोल्टेज कम है तो पावर हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि ये लो पावर में यूज होगा, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, लो पावर में। अब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही तो AN आपका क्या होगा, घटेगा, क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या होगा, AN। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो AN आपका क्या होगा, घटेगा। तो AN आपका घटेगा तो मतलब कोर का जो साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा, या तो साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, साइज हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आपका दूसरा पॉइंट है, हाई फ्रीक्वेंसी पर साइज क्या हो जाती है, ट्रांसफार्मर की घट जाती है। लेकिन अब तीसरा क्या है, लॉस, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F स्क्वायर होता है। अगर F बढ़ रहा है तो PE ईडी करंट लॉस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ईडी करंट लॉस बढ़ता नहीं है, क्योंकि फेराइट कोर की रेजिस्टिविटी जो है हाई होती है। जब रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ईडी करंट क्या होगा, हमारा कम होगा। जब ईडी करंट कम होगा तो ईडी करंट लॉस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है। तो फेराइट कोर यूज करने से ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉल ट्रांसफार्मर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉल ट्रांसफार्मर और लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी कोर मतलब क्या है कि स्मॉल ट्रांसफार्मर में यूज होगा, वो भी लो पावर का होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। और ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल किसके रूप में यूज किया जाता है, कोर के रूप में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में किसके रूप में यूज किया जाता है, कोर के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है। अब बात आती है अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है या FERR फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखिए इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, हाई, तो रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। जब इसका रिलक्टेंस कम होगा तो फाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बड़े ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, बड़े ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बड़े ट्रांसफार्मर में, हाई पावर ट्रांसफार्मर में, हाई पावर ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और लो फ्रीक्वेंसी, तो जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 50 हर्ट्ज है, समझ में आया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो ट्रांसफार्मर का साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने भी जनरेटिंग ट्रांसफार्मर हैं जो जनरेटिंग स्टेशन पर यूज किए जाते हैं और बड़े बड़े सब स्टेशन पर यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। उसका साइज क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी हाई होती है, रिलक्टेंस कम होता है, फाई ज़्यादा होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो पावर भी ज़्यादा होगा। तो मतलब हाई पावर, जैसे अगर सिलिकॉन स्टील की बात की जाए, सिलिकॉन स्टील, समझ में आया, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इसका मतलब भी आगे आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, सिलिकॉन स्टील के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर हाई पावर होगा, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज कहाँ पर करेंगे, जैसे आपका सिलिकॉन स्टील हो गया, CRGO हो गया, तो इसको हाई पावर में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और लो फ्रीक्वेंसी होगा, लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर हमको लो फ्रीक्वेंसी की क्या है, ज़रूरत है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन नहीं करना है, हमें सप्लाई को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, ताकि घर घर में सप्लाई क्या हो सके, पहुँच सके, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी होगी। और ट्रांसफार्मर का जो साइज होगा, या साइज ज़्यादा होगा, साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब दूसरी बात क्या है कि अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए
फाई बराबर आपका क्या होता है, बी इंटू ए होता है। तो अगर फाई को हम कांस्टेंट रखना चाहेंगे तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये। फ्लक्स डेंसिटी अगर बढ़ा दें तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी का मान रखना चाहेंगे बड़े ट्रांसफार्मर में, समझ में आया, जिस ट्रांसफार्मर जो लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर हमारा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, इस ट्रांसफार्मर में फ्लक्स डेंसिटी हम ज़्यादा रखना चाहेंगे। फ्लक्स डेंसिटी अगर ज़्यादा रख देंगे तो कोर का एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन उसकी भी क्या है, एक लिमिट है, उसकी भी एक लिमिट है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी हम नहीं रख पाएंगे। फ्लक्स डेंसिटी कहाँ तक रख पाते हैं, जैसे मैग्नेटाइजिंग कर्व आप लोग जानते होंगे, तो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कर्व होता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। इसके बाद जो है मैग्नेटिज्म का गुण एच बढ़ाने पर क्या होता है, नहीं बढ़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नी पॉइंट बोलते हैं, नी पॉइंट, नी पॉइंट। इसके बारे में आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका बीपी होता है। अब बीपी से कम आप फ्लक्स डेंसिटी रख सकते हैं, लेकिन जितना हम सेचुरेशन पॉइंट के नज़दीक रखेंगे, बीपी के नज़दीक रखेंगे, उतना ही इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एरिया क्या होगा, कम होगा। जब एरिया कम होगा तो ट्रांसफार्मर की साइज क्या हो जाएगी, थोड़ा छोटी हो जाएगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है हाई फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर होता है, फ्लक्स डेंसिटी, हाई फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है। तो जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं वहाँ पर हाई पावर होता है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, ट्रांसफार्मर का साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, और हाई फ्लक्स डेंसिटी पर यूज करते हैं। उस ट्रांसफार्मर, हाई पावर ट्रांसफार्मर को हाई फ्लक्स डेंसिटी पर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर का साइज थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए। बहुत ज़्यादा तो कम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जैसे उसके अंतर्गत एयर आता है, एल्यूमिनियम आता है, तो इसका जो BH कर्व होता है, ये क्या होता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ये आपका B है। तो मतलब क्या है, इसमें सेचुरेशन पॉइंट आएगा ही नहीं, एच का मान आप बढ़ाते ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बढ़ती क्या होती जाती है, चली जाती है। तो ये कभी सेचुरेट नहीं होता है, लेकिन इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो भाई एक लिमिट के बाद हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी तो नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। करंट का एक लिमिटेशन होता है कि इससे ज़्यादा हम करंट जो है नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अभी इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स करंट पे डिपेंड करता है। जब मैग्नेटिक सर्किट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा। तो हर एक चीज़ की एक क्या है, लिमिट है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते चले जाते हैं तो बी का मान बढ़ता क्या होता है, चला जाता है। तो जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जैसे एयर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो इसका जो मैग्नेटाइजिंग कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व इसका आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। अब देखिए एक होता है आपका क्या, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है आपका, पहले सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे आयरन हो गया, शुद्ध आयरन हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। समझ में आया, ये सब क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। इनको तेजी के साथ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इनको तेजी के साथ मैग्नेटाइज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इनका BH लूप क्या होता है, इनका BH लूप का एरिया, मतलब BH लूप पतला होता है, नैरो BH लूप, इनका BH लूप क्या होता है, बहुत पतला होता है, कुछ इस टाइप का।
इनका BH लूप क्या होता है, पतला होता है। अब आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, ये आपका प्लस HC है, इधर तो आपका H होता है, इधर आपका क्या होता है B होता है, इधर आपका क्या होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये माइनस HC है। कोर्सिव फोर्स, इसे क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स। तो यहाँ पर देखिए कोर्सिव फोर्स बहुत कम है। मतलब क्या है कि अगर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है तो कोर्सिव फोर्स क्या होता है, उसमें बहुत कम होता है, कोर्सिव फोर्स लेस। कोर्सिव फोर्स क्या होता है, लेस होता है, बहुत ही कम होता है कोर्सिव फोर्स। कोर्सिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल में रिड्यूजुअल मैग्नेटिज्म जो होता है उसे क्या करता है, ख़त्म करने का काम करता है, उसे जीरो कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। तो कोर्सिव फोर्स अगर देखा जाए तो पॉजिटिव कोर्सिव फोर्स होता है और क्या होता है, नेगेटिव कोर्सिव फोर्स। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो BH लूप होता है वो क्या होता है, पतला होता है। अगर हार्ड मैग्नेट, देखिए इसके द्वारा जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसी को हम इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। चाहे ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे इंडक्शन मोटर हो गया, DC जनरेटर, DC मोटर, हर जगह इसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा मैग्नेट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं उसमें क्या है, जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिज्म है, और जब करंट जीरो हो गई तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे फैन ही है, देख लीजिए, अगर स्विच ऑन कर देंगे तो फैन चलने लगेगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो फैन बंद हो जाएगा। अगर स्विच ऑन हमने कर दिया तो उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा फैन में। जब मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा तो मोटर की तरह वो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। हालांकि एक मोटर ही है वो, लेकिन जैसे ही हम स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो हमारा फैन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उन्हें आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तेजी के साथ मैग्नेटाइज किया जा सकता है और तेजी के साथ डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। समझ में आया। यहाँ पे क्या है, इस मैग्नेटिक मटेरियल में जो BH लूप होता है उसका पतला होता है और कोर्सिव फोर्स बहुत कम होता है। कोर्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्या करता है, जीरो करने का काम करता है। समझ में आया। अब ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है ये प्रत्येक इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे सिलिकॉन स्टील हो गया, सिलिकॉन स्टील, समझ में आया। CRGO हो गया, परमालय हो गया, परमालय हो गया। ये सब मटेरियल क्या होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इनका BH लूप क्या होता है, पतला होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, BH लूप पतला और चौड़ा होने का क्या मतलब है। BH लूप का एरिया, जैसे BH लूप का एरिया, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है हिस्टेरिसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ BH लूप। समझ में आया। तो BH लूप का एरिया जितना ज़्यादा होगा हिस्टेरिसिस लॉस का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। BH लूप का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हिस्टेरिसिस लॉस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब क्या है, अगर एक पतला BH लूप है तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का नैरो BH लूप होता है, उसका एरिया कम होता है, इसलिए हिस्टेरिसिस लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। लेकिन अगर मटेरियल हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके बारे में देखते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल HARD, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब एक चीज़ और देखिए, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके द्वारा टेम्पोरेरी मैग्नेट बनाया जाता है। टेम्पोरेरी मैग्नेट। टेम्पोरेरी मैग्नेट का मतलब क्या है, जब करंट रहेगी तो मैग्नेटिज्म रहेगा, जब करंट नहीं रहेगी तो मैग्नेटिज्म उसमें नहीं रहेगा। ठीक है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का क्या है, जैसे आपका एल्निको हो गया,
आपका क्या हो गया, एल्निको हो गया। ये एक प्रकार का क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन में, परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, समझ में आया। तो ये क्या किया, जो छोटा छोटा डीसी मोटर होता है खिलौने वगैरह में, डीसी मोटर जो यूज किया जाता है उसमें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जैसे एल्निको वगैरह क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका जो BH लूप का एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसे होता है। इसमें देखिए कोर्सिव फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसमें कोर्सिव फोर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ये आपका HC प्लस है और ये आपका क्या है, -SC है। तो कोर्सिव फोर्स इसमें क्या है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमें बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि इसे बहुत ज़्यादा समय लगता है मैग्नेटाइज करने में और बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको डीमैग्नेटाइज करने में, समझ में आया। तो इसमें जो कोर्सिव फोर्स है बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका BH लूप का एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि हिस्टेरेसिस लॉस इसमें क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH लूप एरिया। BH लूप आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो BH लूप का एरिया इसका ज़्यादा होता है तो हिस्टेरेसिस लॉस आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें कोर्सिव फोर्स HC का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। HC का मान क्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा हमें करंट इसमें क्या करेगा, मैग्नेटाइज करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, समझ में आया। इसे हार्डली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और हार्डली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब इसे मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है, समझ में आया। इसे मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना बहुत क्या है, कठिन है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो BH लूप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर। ये सब कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो BH लूप होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इसका कोर्सिव फोर्स क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। कोर्सिव फोर्स ज़्यादा होने का मतलब लॉसेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके BH लूप का एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हिस्टेरेसिस लॉसेस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये छोटे छोटे डीसी मशीन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जो खिलौनों वगैरह में यूज किए जाते हैं, समझ में आया। जो खिलौनों वगैरह में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उसी में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जहाँ पर इसके द्वारा जो है परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट। इसके द्वारा परमानेंट मैग्नेट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब जहां अस्थायी चुंबकत्व की जरूरत पड़ती है वहां पर बनाया जाता है। जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर के पीछे आप देखिए एक गोला सा मैग्नेट डिस्क के आकार का लगा होता है, तो वो भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। वो भी किस मटेरियल का है, एल्निको का है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। उसका BH लूप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा समय के बाद वो डीमैग्नेटाइज होता है, तो स्पीकर आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, समझ में आया। तो साथियों आज का क्लास यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।